हाय गाइस, वेलकम टू माय फ्रंट एंड स्किल्स सीरीज। तो इस एपिसोड 3 में हम देखेंगे कि CSS प्रो डेवलपर बनने के लिए क्या क्या आना चाहिए विद अ प्रॉपर 5 स्टेप बिगिनर टू एडवांस लेवल रोड मैप एंड फ्री रिसोर्सेज टू लर्न फ्रॉम। तो पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर देता हूँ। तो इस वीडियो में हम CSS गॉड्स की, समझ रहे हो, वो लोग जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेते हैं CSS से, तो उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स में रिक्वायर्ड नहीं होता। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स देखेंगे जो 99% लोग कर सकते हैं और उनको एक्चुअल में रिजल्ट मिलेंगे इससे। तो आप ध्यान से देखना हर एक स्टेप को। टोटल 5 स्टेप है, चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहला है यार CSS के बेसिक्स। ये एक बिगिनर लेवल स्किल है जो आपको आनी चाहिए किसी भी वेबसाइट को स्क्रैच से स्टाइल करने के लिए। तो इसको 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है CSS बेसिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कि कैसे आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसका बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप उसकी विड्थ या हाइट दे सकते हैं, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसके आउटलाइन, मार्जिन, पैडिंग एंड मेनी मोर। दूसरा टॉपिक होता है कि पेज के लेआउट सेट करना। तो पेज का लेआउट आप हर एक एलिमेंट का लेआउट सेट करके आप सेट कर सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट का लेआउट सेट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जैसे कि आपका फ्लोटिंग हो गया या आपका पोजीशनिंग हो गया, विच पोजीशन एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो गई, जैसे कि आप डिस्प्ले टेबल, ब्लॉक, इनलाइन कर सकते हैं। CSS का बॉक्स मॉडल हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CSS के ग्रिड्स हो गए, जैसे आप हर पेज लेआउट को ग्रिड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो ये हर ब्राउजर में अभी सपोर्टेड नहीं है, बट स्टिल यू कैन यूज इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लेक्स बॉक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बॉक्स प्रॉपर्टी है। इस पे बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं कि हमें बताओ कि हम फ्लेक्स बॉक्स क्यों यूज करते हैं, सबसे ज्यादा फ्लेक्स बॉक्स क्यों रिकमेंडेड है। तो इसका रीजन यही है कि यार ब्राउजर हर चीज पहले कैलकुलेट करता है, हर चीज को, विड्थ और हाइट। तो आपका पेज जब लेआउट चेंज होता है तो दोबारा से कैलकुलेट नहीं करता फ्लेक्स बॉक्स के केस में, जो बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है। और इन्हीं टॉपिक्स के बेस पे और एक क्वेश्चन आता है कि बताओ हमें 5 वेज कि हम एक इमेज को एक पेज में सेंटर लाइन कैसे कर सकते हैं। तो तीसरा है आपका जी मीडिया क्वेरीज। तो हर एक वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस में चलना होता है, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस। तो उसका UI हर डिवाइस में सही होना चाहिए। तो उसके लिए हम @media रूल्स यूज करते हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेट करते हैं बेस्ड ऑन विड्थ एंड हाइट, ताकि अलग अलग डिवाइसेस के लिए हम अलग अलग CSS स्टाइल्स लिख पाए और हमारी वेबसाइट हर डिवाइस पे सही दिखे आप लोगों को। तो 4th सब टॉपिक है यार कि CSS 3 लर्न करो। तो अब तक सब मस्त चल रहा था, CSS 2 ने बेसिक सारे स्टाइल वगैरह कर दिए थे, बट हमारा फिर CSS 3 आया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें लेके। जैसे कि आप राउंड बटन देखते ना, तो वो बॉर्डर रेडियस CSS 3 में आया था। या फिर जैसे कि हो गया आपका बॉर्डर पे इमेज हो गई, या बैकग्राउंड इमेज हो गई, या ग्रेडियंट्स हो गए सुंदर सुंदर जो आप देख सकते हैं, आपकी बॉक्स शेडो हो गई, आपकी टेक्स्ट शेडो हो गई। और सबसे बढ़िया आपकी जो एनिमेशन होती है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ये सब आपका CSS 3 में ही आ पाया। अभी करंटली मार्केट में आई थिंक CSS 3 वर्जन ही है, और CSS 4 वर्जन में कुछ नई चीजें आई है जैसे वेरिएबल्स वगैरह, बट वो अनऑफिशियल नेम दे रखा है, तो इनके बारे में भी जरूर पढ़िए। तो दूसरी स्टेप पे चलते हैं, वो है आपका CSS प्री प्रोसेसर्स। तो ये भी एक बिगिनर लेवल स्किल है। तो अब तक CSS मस्त चल रही थी, बट प्रॉब्लम आने लगी कि यार हम CSS रीयूज नहीं कर पा रहे थे कहीं, या फिर हम उसको कोई कॉन्फ़िगरेशन एक डिफाइन नहीं कर पा रहे जिसे हम यूज कर पाए अपने CSS के कोड में। फॉर एग्जाम्पल समझाऊं तो मान लो आपकी एक वेबसाइट है, उसकी एक व्हाइट थीम है और एक ब्लैक थीम है। तो उसकी जो कलर कोड्स हैं वो आप एक वेरिएबल्स में डिफाइन करके कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हो कि बाय चांस इन फ्यूचर मुझे ब्लू थीम रखनी पड़ी तो मैं बस इनको चेंज कर दूंगा। तो वो सब आप CSS में नहीं कर सकते थे अब तक। और दूसरा एग्जांपल दूं कि मान लो आप फॉन्ट साइजेस जो है सब आपने पिक्सेल्स में डिफाइन कर रखे हैं, बट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम REM प्रेफर करते हैं। तो आपको हर जगह जाके वो मैन्युअली रिप्लेस करना पड़ेगा, मैन्युअली डिवाइड कंप्यूट करना पड़ेगा पिक्सल टू REM। तो उसके लिए आप एक फंक्शन लिख सकते हैं सिंपल सा, कि वो सीधा वैल्यूज कन्वर्ट करके REM में रिटर्न कर देगा। तो ये सब CSS में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आए CSS प्री प्रोसेसर्स। तो ये पावरफुल टूल थे यार, जो CSS जैसी सिमिलर लैंग्वेज इनपुट लेते थे और आउटपुट देते थे प्लेन CSS, जो मल्टीपल ब्राउजर्स में सपोर्टेड थी। तो CSS प्रोसेसर लेके आए चीजें जैसे कि आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, उसमें आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, आप कोड रीयूजेबल बना सकते हैं डिवाइड करके, आप मिक्सेस डिफाइन कर सकते हैं, आप इनहेरिटेंस, इंक्लूड, एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं।
जिससे आपके जो रिपीटेटिव टास्क थे वो ऑटोमेट होने लग जाए और आपके सीएसएस के एरर्स कम हो जाए और ऊपर से वो मल्टीपल ब्राउजर में सपोर्टिव भी हो जाए। मार्केट में बहुत सारे सीएसएस प्रोसेसर्स हैं, बट 3 फेमस की बात करूं तो वो है सैस, लेस एंड स्टाइलस। तो 98% जो मार्केट शेयर है वो सैस ने कवर कर रखा है। बाकी सब भी चीजें हैं तो इनके बारे में भी आप रीड कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा टॉपिक है सीएसएस के फ्रेमवर्क्स। तो यार एक इंटरमीडिएट लेवल स्किल है। तो अब क्या हुआ कि सीएसएस एकदम मस्त हो गई थी, हम उसे रीयूज कर पा रहे थे प्रॉपरली। बट प्रॉब्लम क्या आने लगी कि मान लो मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक जगह सारी बढ़िया सी सीएसएस लिख दी मैंने और सीएसएस प्री प्रोसेसर भी लगा दिए। बट अगर मुझे वो सेम स्टाइल उठा के, सेम थीम उठा के दूसरी जगह रीयूज करनी है तो मुझे पूरा या तो वो कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या फिर वो मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो वो एक हेक्टिक जॉब हो गई और बार बार सीएसएस लिखना किसी को भी पसंद नहीं था। बार बार ये थीम उठा के कॉपी पेस्ट करना, ये बार बार बेसिक चीजें, जैसे हर एक चीज की अपने आप बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पैडिंग देता है, जैसे आपकी लिस्ट वगैरह हो गई या बॉडी हो गई तो उसको हटाना। तो इन सब चीजों की जो हैवी लिफ्टिंग थी सीएसएस के लिए, सीएसएस फ्रेमवर्क्स ने करी। तो सीएसएस फ्रेमवर्क्स आए, उन्होंने कहा कि यार हम प्री डिफाइंड थीम्स बना के देते हैं, हम सारे रेडी टू यूज सीएसएस फाइल्स लिख के देते हैं आपको और हम आपको बताएंगे कि ये क्लास नेम है, आप बस HTML लिखो, हमें सारा काम करने दो स्टाइलिंग का। तो डेवलपर्स तो बहुत खुश हो गए, मैंने कहा यार इससे बढ़िया क्या चाहिए, HTML लिखो, CSS की फाइल इंपोर्ट करो, CSS के नाम लगाओ, बस क्लास नेम्स, आईडीज, काम हो गया हमारा। तो ये बहुत अच्छी तरह इसको यूज होने लगा। ऊपर से CSS प्री प्रोसेसर्स भी अलाउ कर रहे थे जिससे आप कोड रीयूज कर पाओ और डिवाइड कर पाओ प्रॉपरली। तो कुछ फेमस CSS फ्रेमवर्क्स की बात करूं तो वो सबसे पहला आगा, आपने भी नाम सुना होगा, वो है यार आपका बूटस्ट्रैप, जो ट्विटर ने बनाया था और बहुत वाइडली ओपन सोर्स अडॉप्ट किया लोगों ने और रीयूज करा। तो उसका डेमो भी मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में। बाकी आपका हो गया टेलविंड CSS, फाउंडेशन हो गया, बल्मा हो गया, स्केलेटन हो गया, ये सब भी आप देख सकते हैं। तो आपको फटाफट बूटस्ट्रैप का डेमो देता हूँ कि कैसे आपको प्रोवाइड करता था स्टाइल वगैरह। तो आपको बस बूटस्ट्रैप की CSS फाइल इंपोर्ट करनी है सॉरी मेरा गला ठीक नहीं है। तो जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल्स देख रहे हैं, तो ये आपको प्रॉपर HTML बताता है और बताता है कि आपको कौन सी क्लास ऐड करनी है। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं ये स्टाइलिंग ऑप्शंस आपको देता है कि अगर आपको लार्ज फॉर्म इनपुट चाहिए तो आप ये LG क्लास यूज करो, डिफॉल्ट चाहिए तो ये यूज करो, डिसेबल्ड चाहिए तो आप ये क्लास यूज कर सकते हैं, रीड ओनली चाहिए तो आप ये प्रॉप्स या एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं क्लास के साथ। और सिमिलरली ये आपको डिफरेंट थीम भी प्रोवाइड करता है, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, और कलर पिकर भी देखो ये बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसी में और भी चीजें देखूं तो इसी में बाकी चीजें देखूं तो जैसे आपका मोडाल हो गया, तो मोडाल जैसे आप कुछ भी क्लिक करते हो तो एक पॉपअप उड़ के आता है आपको। तो एक डेमो दिखाता हूँ, जैसे ये मोडाल है, ये मोडाल की बॉडी बता रहा है कि बॉडी में क्या आएगा, टाइटल में क्या आएगा, आप क्लोज वगैरह कर सकते हैं, सेव वगैरह कर सकते हैं इसे। तो अगर मैं यहाँ डेमो देखूं तो ये मोडाल हमारा आ गया और इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, ये HTML एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपना अंदर का कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं। मोडाल टाइटल में आप लिख सकते हैं हिमांशु खोसला या अपना नाम, तो और बॉडी में आप अपना HTML दे सकते हैं। तो इतना ही सिंपल है। यहाँ पे और भी एलिमेंट्स आप देख सकते हैं जैसे पेज इनिशिएशन, पॉप ओपर्स, प्रोग्रेस, स्क्रॉल बाय, स्पिनर्स, टोस्ट, कार्ड, बटन्स की भी थीम्स हैं बहुत सारी, ये देखो। तो बस आपको एक क्लास नेम यूज करना है, जैसे बटन सक्सेस, आपका ये बटन इतना सुंदर सा प्रॉपर प्रोफेशनल थीम के साथ यूज होने लग जाए। बट जैसा कि आपने देखा तो यार ये बहुत सारी चीजों के साथ आते हैं, तो ये थोड़े हैवी भी होते हैं और हो सकता है आप इनमें से 3-4 चीजें यूज कर रहे हो, लेकिन 10-15 और भी चीजें हैं जिनके स्टाइल्स इंपोर्ट हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में। तो अब रिसेंटली जो बिग कंपनीज है जैसे प्रोडक्ट बेस्ड हो गई, तो वो ये यूज नहीं करती, वो स्क्रैच से अपनी CSS लिखवाना प्रेफर करती है। बट आपको इसका आइडिया होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप वहां पर जाके CSS भी लिखोगे तो वो भी सिमिलर CSS क्लास नेम्स और स्टाइल्स का पैटर्न यूज करते हैं जो ये यूज कर रहे हैं। तो एक बार आपको ये सीखना चाहिए। तो अब फोर्थ हमारा टॉपिक है CSS आर्किटेक्चर, ये एक एडवांस लेवल टॉपिक है। तो पहले तो इसकी नीड बताता हूँ। तो यार CSS जो है ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप कोई भी आईडी या क्लास सिलेक्टर लगा के किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके उसके स्टाइल लिख सकते हो। बट जो इसकी ये सिंपल चीज है ना, यही बड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्लेक्स बन गई और इसकी ड्रॉबैक बन गई, क्योंकि कोई भी नया डेवलपर आ रहा है बड़े प्रोजेक्ट में, कोई भी वो नया स्टाइल लिख रहा है सिलेक्ट करके कहीं से भी किसी भी फाइल में, और स्टाइल अपडेट हो रहे हैं, ओवरराइड हो रहे हैं।
तो CSS डेवलपर कम्युनिटी आई कि यार आप एक CSS आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, या एक कह सकते हैं कि इसे आप सेट ऑफ रूल्स और बेस्ट प्रैक्टिस डिफाइन कर सकते हैं, जिससे जो आपके CSS का कोड है उसको एक मीनिंग मिलेगा और वो आपका मोर मेंटेनेबल होगा, रेडी टू स्केल होगा और रीयूजेबल होगा। तो ये बेसिकली हम 3 स्टेप में करते हैं। सबसे पहला है आपका सेपरेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर कोड। तो इसमें हम आपकी बड़ी सी CSS फाइल को उसके स्कोप के अकॉर्डिंग छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं और एक फाइल के अंदर हम उसे इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ देख पा रहे हैं, तो आपकी एक मेन फाइल है, उसमें आपके पहले वेरिएबल्स हैं, उसके बाद आपकी लेआउट्स की CSS है, ग्रिड्स की CSS है, उसके बाद आपके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे बटन हो गया, अकॉर्डियन हो गया, मोडाल हो गए, उनकी CSS इंपोर्ट होती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट UI लेयर्स होती है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आप इमेज देख सकते हैं। हम जो अपने CSS को है अलग अलग स्कोप में डिवाइड करते हैं। दूसरा है डिफाइन योर कंपोनेंट्स। तो इसमें हम एक कंपोनेंट को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह कोड करते हैं और प्रोग्राम करते हैं, जिससे इसके स्टाइल किसी और से इफेक्ट ना हो। तो जैसे मान लो कि एक बटन है, तो बटन की जो भी उसकी होवर स्टेट है, एक्टिव स्टेट है, डिसेबल स्टेट है, वो इसी बटन की CSS फाइल में रहेगी। तीसरा था कि यार हम एक नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन उस एलिमेंट के पर्पस के बेस पे और वो किस प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, तो उन सबको मर्ज करके नेम करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस नेमिंग कन्वेंशन फॉलो हुआ, जिसको BAM बोला जाता है, जिसको ब्लॉक, एलिमेंट और मॉडिफायर लेवल भी बोला जाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं थोड़ी डिटेल में, तो ब्लॉक आपका हो गया वो खुद ही कंपोनेंट, और एलिमेंट्स हो गए आपके जो उसके नीचे चाइल्ड्स आते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, और मॉडिफायर आ गया उन चाइल्ड्स की डिफरेंट स्टेट हो गई, जैसे कि डिसेबल स्टेट हो गई, एक्टिव स्टेट हो गई, होवर स्टेट हो गई। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका बटन है, बटन आपका ब्लॉक हो गया। बटन के अंदर अगर आइकन है तो वो हो गया आपका एलिमेंट, और बटन की जो एक्टिव स्टेट है, क्लिक स्टेट है, होवर स्टेट है, वो आपके हो गए उसके मॉडिफायर्स। तो जैसे कि मैंने कहा ये एक एडवांस लेवल टॉपिक है, तो इसको सीखने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और इसके प्रॉपरली गुड प्रैक्टिस भी होती है, बैड प्रैक्टिस भी होती है, जिसको आप अलग से बाद में पढ़ सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ हमारा स्टेप है CSS इन जावास्क्रिप्ट। ये भी एक एडवांस लेवल टॉपिक है। तो पहले तो इसकी नीड बताता हूँ। तो यार हम CSS आर्किटेक्चर लर्न कर रहे थे, तो CSS आर्किटेक्चर अपनी जगह बहुत अच्छा है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लर्न करना, उसके लिए टाइम भी लगता है, और सिंपली उसके एलिमेंट के आईडी या क्लास सिलेक्टर्स उसको टारगेट करके ओवरराइड कर सकते हैं। तो लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना कुछ और सॉल्यूशन ट्राई करा जाए, क्यों ना इसे जावास्क्रिप्ट की मदद से सॉल्व करा जाए। तो कॉन्सेप्ट आया CSS इन जावास्क्रिप्ट। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ, तो जावास्क्रिप्ट को यार लॉजिक है, आप मल्टीपल लॉजिक या अप्रोच चेंज करके मल्टीपल सॉल्यूशन दे सकते हो। तो मार्केट में मोर देन 15 सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके लिए ओवर द टाइम। तो मैं सिर्फ टॉप 3 की बात करूंगा जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं, और गूगल, फेसबुक जैसी वेबसाइट भी यूज करती है। मैं उनका कोड बेस आपको दिखाऊंगा खोल के। तो सबसे पहला आया स्कोप CSS। तो स्कोप CSS आप ऐसे समझ लो जैसे कि यार आप एक ह्यूमन हो, आपका एक नेम होता है, जैसे हिमांशु बहुत लोगों का नेम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे आपका लग गया सरनेम खोसला। तो ऐसे ही एक बटन है, बटन आपका नेम हो गया, तो बटन के आगे हमने अलग स्कोप में एक रैंडम नंबर लगाना शुरू कर दिया जो सिर्फ यूनिकली उस बटन को ही आइडेंटिफाई करता था। तो उसके वे पे हमने उसके CSS स्टाइल लगाने शुरू कर दिए। कोड एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो ओवरराइडिंग की दिक्कत थी वो आनी बंद हो गई, क्योंकि हर एक को यूनिक आईडी मिल रही थी और वो यूनिक आईडी यूनिक CSS स्टाइल से जुड़ी हुई थी, तो चीजें ओवरराइड नहीं हो रही थी। दूसरा आया कि आपका स्टाइल कंपोनेंट्स। इसमें क्या था कि आप कंपोनेंट तो अलग अलग डिवाइड कर ही रहे हो अलग अलग फ्रेमवर्क्स में, तो क्यों ना हम उसी के ऊपर एक रैपर लिख दें जिसमें हम पूरे उसके स्टाइल डिफाइन करते हैं। तो जब ऑलरेडी वो वेब पैक उसे बिल्ड बनाएगा, तो आपका जो कंपोनेंट अलग जाएगा, कंपोनेंट को एक रैंडम आईडी या क्लास नेम मिल जाएगा, और जो उसके स्टाइल्स हैं सारे आके वो रैंडम आईडी क्लास नेम के CSS फाइल में चले जाएंगे। तो तीसरा आया आपका CSS मॉड्यूल्स। तो CSS मॉड्यूल्स जैसे कि आपका एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट हो गए जिसमें आपके स्टाइल्स डिफाइंड थे। तो अब मैं CSS का क्लास सिलेक्टर यूज ना करके जावास्क्रिप्ट का जो हमने की वैल्यू पेयर्स में स्टाइल डिफाइन करे हैं, हम वो की यूज कर रहे हैं। तो उसमें जब वेब पैक ऑलरेडी कोड बनाता है, तो उस की का नेम ही वो सेट कर देता है एज अ क्लास, और वो जो की के हमने स्टाइल डिफाइन करे होते हैं वो CSS फाइल में चले जाते हैं। तो इसमें और ऑप्टिमाइजेशन होने लगी कि मान लो मैंने एक क्लास नेम दे रखा है 30-30 कैरेक्टर का, तो
CSS मॉड्यूल के साथ में ऑप्शन आया कि हम उसे रैंडमाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑन द गो बना रहा है, तो हम उसको 2 कैरेक्टर क्लास नेम डिफाइन कर सकते हैं 4 कैरेक्टर का। तो इससे क्या बेनिफिट होने लगा, एक तो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी पुरानी वो सारी सॉल्व होने लगी, CSS आर्किटेक्चर तक की अलग अलग कंपोनेंट वाइज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, हमारा ओवरराइड का सीन खत्म हो गया। और तीसरा, हमारा जो HTML बनता था उसमें बड़े बड़े क्लास सिलेक्टर्स होते वो छोटे हो गए, तो हमारा जो डॉम साइज होता है या पेज का साइज होता है वो भी छोटा होने लग गया। तो गूगल का आप देख सकते हैं, मैं लाइव इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको गूगल पे। तो अगर मैं इसका देखूंगा तो क्लास सिलेक्टर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 से 6 कैरेक्टर के आपको रैंडम हैशेस मिलेंगे, और इनके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे CSS स्टाइल डिफाइंड है। तो ये अपडेट होते रहते हैं नए नए बिल्ड पे, तो आप इसको कभी हार्ड कोड नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्शन लेवल फैंग में यूज होता है, बट इंटरव्यू की बात करो तो इंटरव्यू को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है या प्रॉपरली ब्रेकेबल है या नहीं है। तो क्योंकि ये ओवर द लेयर स्कोपिंग लगा रहा है, जैसे कि सरनेम लगा रहा है या कंपोनेंट वाइज आप ये सेपरेशन कर रहा है, तो इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है जितना प्योर CSS होती है, बट स्टिल प्रोडक्शन रेडी है तो यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें ड्रॉबैक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन मैप कर रखी होती है कि इस फॉन्ट स्टाइल के लिए या इस स्टाइल प्रॉपर्टी के लिए हम ये की यूज करेंगे। तो नए नए जो लॉन्च होते रहते हैं ब्राउजर के अपडेट, तो वो एकदम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यार टॉपिक तो आपने सब बता दिए बिगिनर टू एडवांस, बट जॉब के लिए एक्चुअली चाहिए क्या। तो अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है वर्किंग फील्ड में भी, तो आप अपना बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल तक सीखिए, बस उसके ऊपर अभी मत जाइए अनलेस आपकी कंपनी आपको बोले कि आप करो। और अगर आप मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है या आप सेकंड थर्ड जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो ये जो एडवांस लेवल स्किल्स है इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि यही CSS प्रो डेवलपर्स की खास क्वालिटी होती है कि ये अच्छी चीजें उनको आती हैं, और ये आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में। आप पूरा यूट्यूब देख लीजिए, ये आपको इजीली नहीं बताएगा कोई इंडियन क्रिएटर्स में से। तो अब इनको पढ़ने के लिए यार रिसोर्सेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बात करी थी, जो पहला स्टेप था CSS बेसिक्स की, तो उसके लिए बेस्ट आपको एग्जांपल के साथ एप्लीकेशन देखनी है तो वो है आपकी W3C की वेबसाइट। इस पे आप जाके सारे के सारे रूल्स प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो लिंक मैं इन सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। दूसरा जो था हमारा CSS प्री प्रोसेसर्स, तो उसमें मैं रेकमेंड करूंगा SAS। तो SAS के अलग से ट्यूटोरियल है ये W3 वेबसाइट पे, वो भी लिंक में दे दूंगा, और यहाँ पे जाके आप सारे छोटा सा टॉपिक है आप देख सकते हैं, और प्रैक्टिकल जब आप करोगे तभी सीखोगे। तीसरा था CSS फ्रेमवर्क, तो वो आपका जो आपकी कंपनी यूज कर रही है, अगर या फिर आप अभी सीख रहे हैं डेवलपमेंट, तो आप बूटस्ट्रैप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की अपनी खुद की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, हर एक फ्रेमवर्क की अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे जाके आप सीख सकते हैं। बूटस्ट्रैप का मैं लिंक दे दूंगा बीच में। फोर्थ जो था हमारा CSS आर्किटेक्चर, तो इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है यार, ये कोडिंग स्टाइल है, तो इस पे बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे। तो एक ये BM मॉडल का ही ब्लॉग है, तो वो आप देख सकते हैं, इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज वो दे रहे हैं। फिफ्थ है आपका CSS in JS, तो ये यार ये कॉन्सेप्ट सीखने का ही है 2 दिन का, ये प्रैक्टिकल करने में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, 15 मिनट में लोग सीख जाते हैं। तो लेकिन ये कैसे काम करता है बैकग्राउंड में, कितना पावरफुल है, कितना ऑप्टिमाइज है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसको भी जैसे आप फ्रेमवर्क लर्न करते हैं तो उसी में ऑलरेडी इंटीग्रेट होके आता है। रुको जरा, अभी एंडिंग में 2 लाइन बोलूंगा बस। तो अब आप सबको CSS प्रो डेवलपर बनने के लिए जो गाइडेंस चाहिए थी बिगिनर टू एडवांस लेवल की, वो मैंने दे दी। बट अब यार ये इतनी सारी चीजें हैं, लर्न कैसे करनी है, कितना टाइम लगेगा, और करनी भी है या नहीं, करनी भी है या नहीं, वो तो मैं आपको बता चुका कि किस लेवल पे आपको करनी चाहिए। और करने में टाइम डेफिनेटली लगेगा यार, मैंने भी खुद 2 साल में सीखी थी ये 5 चीजें। लेकिन लर्न कैसे करनी है, तो वो यार ये आपको सिर्फ मेहनत करने पे आएगी। तो जब तक आप अपना कुछ कोड बेस पे प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे और इनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, ये आपको नहीं आएंगी। अगर सिर्फ आप डॉक्स पढ़ रहे हैं तो उसको कोई फायदा नहीं है, 2 दिन बाद भूल जाओगे, नाम याद भी नहीं रहेंगे, सिंटेक्स भी याद नहीं रहेंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, तो आप कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट उठा लो और उसका रेप्लिका बनाओ या प्रोजेक्ट बनाओ, और उसमें सारी 4-5 चीजें लगा के देखो 1 by 1। पहले एक लगाओ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसी कोड बेस को रीयूज करते जाओ और मल्टीपल वर्जन डिप्लॉय करते जाओ।
अगर आपके पास प्रोजेक्ट आइडियाज नहीं है तो मेरे कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जिनकी वजह से मुझे 5 कंपनीज में ऑफर मिला था, ये भी आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो ऑडियो के लिए माफ कर देना। बट इफ यू आर न्यू हियर एंड यू आर वर्किंग इन फ्रंट एंड फील्ड तो अपनी स्किल्स को फ्रेशन अप करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो मेरे ब्लॉग्स भी देखिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि कुछ चेंज चाहिए फॉर्मेट में या ये सही लग रहे टॉपिक्स आपको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।